एमन रॉय जो कि एक समय तक इतने अधिक कट्टर मार्क्सिस्ट थे, जो कि ये मानते थे कि जिस प्रकार से सोवियत संघ में रिवॉल्यूशन हुई 1919 को, उसी प्रकार से इंडिया में भी रिवॉल्यूशन होनी चाहिए। लेकिन एक्चुअल क्या रीज़न रहा कि इन्होंने बाद में मार्क्सिज्म को क्रिटिसाइज किया और कहा है कि इतनी खतरनाक चीज़ है, ये दुनिया को बर्बाद कर देगी। शुरुआत करते हैं एमन रॉय के मार्क्सिस्ट थॉट के बारे में कि ये किस प्रकार से इसको इंडियन सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करना चाहते थे। इनकी बुक थी ट्रांजिशन इन इंडिया, जिसमें ये डिटेल से बताते हैं कि किस प्रकार से जो इंडियन लोग थे वो अंग्रेज़ों के खिलाफ एक प्रकार से उनके मन में विद्रोह था, उसके प्रति वो आक्रोश पैदा कर रहे थे। दूसरी तरफ जो अंग्रेज़ थे उन्होंने किस प्रकार से जो इंडियन जो कैपिटलिस्ट थे उनको कुछ फ़ायदा दे करके उनका सपोर्ट प्राप्त कर लिया। तो एक्चुअली में जो इंडियन किसान थे या फिर जो मज़दूर लोग थे, गरीब लोग थे, उनको न केवल अंग्रेज़ों से नुकसान होता था बल्कि इसके साथ साथ में जो उद्योगपति थे भारत के, जो अमीर लोग थे, उनसे भी नुकसान होता था, क्योंकि ये लोग इनका शोषण करते थे। दुनिया भर में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो कैपिटलिज्म बढ़ने लग गया और ये सिचुएशन भारत में भी हुई। जब ये सिचुएशन भारत में हुई तो गरीब लोगों का शोषण होना शुरू कर दिया, क्योंकि अमीर और अमीर बनते चले जा रहे हैं और गरीबों का यहाँ पर स्कोप खत्म हो गया। तो इन्होंने बताया है कि जो इंडियन नेशनल मूवमेंट हो रहे थे या फिर जो हम स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे, इसके साथ साथ में इंडियन सोसाइटी में गरीब लोग, किसान लोग, मजदूर लोग भी संघर्ष कर रहे थे इन कैपिटलिज्म के खिलाफ। तो यहाँ पर हमारा जो संघर्ष था ये दोहरा था। एक तरफ तो हम अंग्रेजों को भगाना चाहते थे, यहाँ पर जो कॉलोनियल उनका रूल था उसको खत्म करना चाहते थे और भारत खुद की सेल्फ गवर्नमेंट हो, और दूसरी तरफ जो भारत के लोग थे, जो गरीब किसान मजदूर लोग थे, वो इन कैपिटलिज्म से भी परेशान थे, तो इनको भी खत्म करना चाहते थे। बेसिकली ये कहना चाहते थे कि जो अगर भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करनी है तो इसके लिए मजदूर और किसान वर्ग को ये बीड़ा उठाने पड़ेगी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जहाँ पर हिटलर फासिस्ट था और अंग्रेजों ने इसके खिलाफ युद्ध किया, तो बेसिकली एमन रॉय अंग्रेजों के सपोर्ट में थे, क्योंकि ये बताते हैं कि इन्होंने किस प्रकार से फासिस्ट का विरोध किया था। यहीं से कहीं न कहीं इन्होंने मार्क्सिज्म से इनका मोह भंग हो गया और ये मार्क्सवाद के खिलाफ चलते जा रहे थे और इन्होंने न्यू ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया, जो कि अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। बेसिकली बात करेंगे कि क्यों ये मार्क्सिज्म से दूर होते चले जा रहे थे, एक्चुअली क्या रीज़न रहा, क्या फैक्टर रहा, और इनका जो कॉन्सेप्ट है न्यू ह्यूमनिज्म ये क्या है, इसको डिटेल में समझेंगे। न्यू ह्यूमनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है इनकी अलग अलग बुक में मिलता है, जैसे न्यू ह्यूमनिज्म ए मैनिफेस्टो, रीजन, रोमांटिसिज्म एंड रिवोल्यूशन, द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीडम, साइंस एंड फिलोसॉफी, इन सब बुक में इन्होंने डिटेल में बात की। ये बताते हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पदार्थ नहीं है, मैटर नहीं है, बल्कि हम इंसान हैं, हम मनुष्य ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारी स्वतंत्रता, ह्यूमन की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ ह्यूमन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये बताते हैं कि इसका उपयोग जो है क्रिएटिव पावर के दम पर किया जाता है। ये डिपेंड करता है कि आपके पास में कितनी क्रिएटिव पावर है और इसका आप कैसे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, इससे ही डिसाइड होती हैं कि आपके पास में कितनी स्वतंत्रता है। इसको इन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया। इन्होंने बताया है कि अज्ञानता के कारण हम अंधविश्वास में भरोसा करते हैं, भूत प्रेत में भरोसा करते हैं, लेकिन जब हमारे पास में ज्ञान आ जाता है, साइंस आ जाती है, टेक्नोलॉजी, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं तो हम इनको बच्चा समझने लग जाते हैं। ऐसी बकवास चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि हमारा नॉलेज बढ़ जाता है, हमारी इन्फॉर्मेशन बढ़ जाती है और हम अपनी क्रिएटिव पावर का यूज करते हैं। तो ये बताते हैं कि संसार में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जिसको मनुष्य कंट्रोल नहीं कर सकता है। मनुष्य अपना निर्धारण खुद करता है। अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करने के लिए हम किसी आइडियोलॉजी में बंद करके नहीं रह सकते हैं, बल्कि ये निर्धारण कर ही नहीं सकते हैं कि हम कितनी स्वतंत्रता का यूज़ करेंगे, किस प्रकार की स्वतंत्रता का यूज़ करेंगे, बल्कि ये पूरी तरीके से हमारी जो क्रिएटिव पावर है मनुष्य की उस पर निर्भर करता है। अपने ये कॉन्सेप्ट न्यू ह्यूमनिज्म में मनुष्य को इम्पोर्टेंस देते हैं, मानवता को इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन जो मार्क्सिज्म है वो ये मानता है कि जो अमीर लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, उनको ख़त्म करके जो मजदूर लोग हैं उनकी गवर्नमेंट हो, उनका रूल हो और जिसमें उनकी तानाशाही हो। तो इस चीज़ की ये अगेंस्ट थे। तो इन्होंने जब डिटेल में इन सब चीज़ों को पढ़ा, रियलाइजेशन किया, तो इनको लगा कि नहीं, मार्क्सिज्म कहीं ना कहीं ख़राब चीज़ है। इसीलिए इन्होंने न्यू ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें ये मानवता की, नैतिकता की, इन सब की बातें करते हैं। ये रेशनैलिटी में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं और ये मानते हैं कि जब इंसान अपना रिलेशन दूसरों के साथ में बनाता है और जब वो स्टेबल हो जाता है तब समाज का निर्माण होता है। लेकिन जो व्यक्ति है उसका जो जीवन है वो रेशनल सेल्फ एक्सप्रेशन है।
समाज तो बस उसके लिए एक जरिया है, या फिर सामाजिक संबंध उतने ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं, क्योंकि जो आइडियलिस्ट थिंकर हैं वो ये मानते हैं कि समाज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और समाज ये डिसाइड करता है व्यक्ति के बारे में। जबकि एमन रॉय मानते हैं कि व्यक्ति ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि व्यक्ति अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से समाज का और नैतिकता का निर्धारण करता है, और कोई भी सामाजिक दबाव या किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव किसी भी व्यक्ति को कुचल नहीं सकता है। तो बेसिकली जो नव मानववाद है, न्यू ह्यूमनिज्म है, वो यही मानता है कि किसी इंसान की कितनी वैल्यू है। ये बताते हैं कि जो सोशल रिकंस्ट्रक्शन है या फिर जो पॉलिटिकल रिकंस्ट्रक्शन है, ये तो बाद की बात है। पहले हमें इंटेलेक्चुअल रेनेसा की ज़रूरत है, हमें अपनी बुद्धि को विकसित करने की ज़रूरत है। ये बताते हैं कि अलग अलग जो आइडियोलॉजी हैं, जो कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म है, कम्युनलिज्म है, फासिज्म है, ये जो सारी है ना, ये क्या करती हैं कि कोई भी व्यक्ति है उसको भीड़ में या फिर मास में बताती है कि ये सारे लोग हैं। इंडिविजुअल जो व्यक्ति हैं उसकी इंपॉर्टेंस को ये नज़रअंदाज कर देते हैं। इसीलिए ये बताते हैं कि इन सब आइडियोलॉजी में कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है। शायद यही रीज़न रहा कि इन्होंने मार्क्सिज्म को बाद में क्रिटिसाइज किया, जबकि ये पहले कट्टर फैन थे। मार्क्सिज्म का जो बिलीव था इकोनॉमिकल डिटर्मिनेशन, ये इसके भी अगेंस्ट है। इसके अनुसार ये है कि जो सारी चीज़ें हैं वो आर्थिक रूप से निर्धारित होती है, जबकि एमन रॉय न्यू ह्यूमनिज्म में ऐसा नहीं मानते। ये मानते हैं कि इम्पोर्टेंट चीज़ ह्यूमन विल है, और इसके साथ साथ में जो मार्क्सवादी ये मानते हैं इकोनॉमिकल रूप से हमें रीऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, जबकि ये मानते हैं कि केवल इकोनॉमिकल रूप से नहीं बल्कि हर एक एस्पेक्ट से हमें पुनर्निर्माण करने की जरूरत है। भारत के पुनर्निर्माण के बारे में 3 मेजर आइडियोलॉजी मानी जाती हैं। एक तो मार्क्सिज्म है, दूसरा गांधीइज्म है, और तीसरा डेमोक्रेसी है। तो एमन रॉय बेसिकली बारी बारी से इन तीनों को एनालिसिस करते हैं और आड़े हाथ लेते हैं। पहले ये आड़े हाथ लेते हैं मार्क्सिज्म को। ये बताते हैं कि जो मार्क्सवादी हैं उनका मोटिव केवल इकोनॉमिकल है। ये केवल इकोनॉमिकल कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, जहाँ पर जो अमीर लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं और जो मजदूर लोग हैं उनके बीच में किस प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट होता है, और यही सारी चीज़ें चलती रहती है, और नैतिकता को ये इंपॉर्टेंस देते नहीं है। तो एमन रॉय बताते हैं कि आज के समय जहाँ पर नैतिकता कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आज के समय दुनिया में किस तरीके से टोटलिटरिज्म बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन जो मार्क्सवादी हैं वो तो कैपिटल वर्सेस लेबर की बात करते हैं, इकोनॉमिकल कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं। बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि जो मार्क्सवादी हैं वो मनुष्य की डिग्निटी को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, जबकि आज के समय नैतिकता, डिग्निटी, ह्यूमनिज्म कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे ये गांधी की पर्सनैलिटी को काफ़ी मानते थे, लेकिन गांधीइज्म को ये क्रिटिसाइज करते हैं कि जो गांधीवाद है वो एक्चुअली में भारत को आगे नहीं ले जाता है, बल्कि वो पीछे धकेल देता है। इस प्रकार से इन्होंने और भी कई सारे आर्ग्यूमेंट दे करके गांधीवाद को भी क्रिटिसाइज किया, कहा ये भी ठीक नहीं है। और डेमोक्रेसी को ये बताते हैं कि वैसे देखने में लगता है कि डेमोक्रेसी आपको स्वतंत्रता देती है, तो डेमोक्रेसी किसी भी देश के नागरिक बना करके उनको डेमोक्रेटिक रूप से राइट देती है, स्वतंत्रता फील कराती है। लेकिन एमन रॉय बताते हैं कि एक्चुअली में ऐसा नहीं है। होता ये है कि आपको नागरिक बना करके एक्चुअली में आपको पूरी तरीके से उस नेशन पर निर्भर बना दिया जाता है। आपकी स्वतंत्रता केवल कहने भर की है, एक्चुअली में आपको स्वतंत्रता नहीं मिलती है, चाहे वो वन पार्टी सिस्टम हो या फिर मल्टी पार्टी सिस्टम हो, डेमोक्रेसी किसी भी प्रकार की हो, वो एक्चुअली में आपको स्वतंत्रता नहीं देती। तो इन सभी का ये सॉल्यूशन न्यू ह्यूमनिज्म बताते हैं, जिसके अंदर ये बताते हैं कि जो इंसान है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शुद्ध मनुष्य वही है जो बिना किसी एथनिसिटी के, बिना किसी रिलीजन, बिना किसी नेशनलिटी के जो प्री डिसाइड चीज़ें हैं, जो आइडियोलॉजी हैं, उसको फॉलो नहीं करके अपनी मर्जी से, अपने विवेक का इस्तेमाल करके, अपनी जो क्रिएटिव पावर है उसके दम पर स्वतंत्रता को फील करता है। इंसान आपस में रिलेशन बना करके शांति से, सहयोग से रहते हैं। तो ये था इनका न्यू ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट, और किस प्रकार से इन्होंने अलग अलग आइडियोलॉजी को 1 by 1 क्रिटिसाइज किया। और ये क्रिटिसिज्म आप देख सकते हो कि किस प्रकार से हमें रेशनैलिटी की तरफ ले जाता है, कि जो चीज़ें फिक्स हैं, ज़रूरी नहीं है वो सही है, उसको क्वेश्चनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्रिटिकल थिंकिंग ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में बताई गई बातें अलग अलग सोर्स से ली गई है, और ये पूरी कोशिश की गई है कि मैं अपनी किसी भी प्रकार का ओपिनियन न दे करके अनबायस्ड तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करूं। अगर इसके बावजूद भी किसी भी प्रकार की फैक्चुअली और कॉन्सेप्चुअली मिस्टेक हुई है तो आप उसे हाईलाइट कर सकते हैं। कमेंट में टाइमलाइन बता करके अपना सोर्स दे करके उसको हाईलाइट कीजिए।